सुना है आपका जल्दी ही आ जाएगी, लेकिन एग्जाम जो होगा मई में होगा, ये फिक्स है। अब कितने मई को होगा तो सोशल मीडिया पर तो 8 मई चल रहा है डेट, है ना, जो सोशल मीडिया, लेकिन हम कंफर्म हम नहीं बता सकते। लेकिन आपका मई में प्री का एग्जाम होगा। तो जो लोग नए लोग हैं इस बार देना चाहते हैं तो पर्याप्त समय है, ये नहीं कह सकते कि समय नहीं है। आपका 3 साढ़े 3 माह पर्याप्त समय है। अभी आपका पूरा सब्जेक्ट भी समाप्त हो जाएगा बहुत अच्छे से, आपका कोई समस्या नहीं है। और इतना मेहनत करिए कि भाई आपका माने किसी का एग्ज़ाम रुके ना, क्योंकि आपका फाइट भाई दिल्ली से दौलताबाद के लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं और उसी में आपको फाइट करना है। यानी कि आपका ये ना समझिए कि लाख का स्टूडेंट जो तैयारी कर रहा है बैठा है, वो अच्छे से पढ़ रहा है और आपको उससे एक कदम क्या निकलना है आगे। जैसे कि आपका हमेशा चेला जो है गुरु से एक कदम आगे रहा है। वैकेंसी आएगी तो एक सब्जेक्ट क्रैश कोर्स में लास्ट में चलेगा स्पीड में, और तभी आपका सही भी रहता है मैंने स्पीड में चलाना, क्योंकि आपका शुरुआती दौर में अभी प्रेशर ही नहीं बनेगा स्पीड में चलाने का। तो अभी स्लो पढ़िए, जैसे ही वैकेंसी आएगी, जिस दिन विज्ञापन आ गया उसके अगले दिन से जो लास्ट सब्जेक्ट रहेगा छोटा, उसको थोड़ा स्पीड बढ़ा दिया जाएगा। तो 2 सब्जेक्ट आराम से और एक सब्जेक्ट क्या किया जाएगा, ताकि जे आते आते फिर से एक बार आपका पूरा सब्जेक्ट जितने सिलेबस हैं फिर से हम रिवाइज करते हैं। यानी कि एक बार रिवाइज करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका 6 माह पहले पढ़े हैं तो हो सकता है भूल गए हो। तो आइए टीपीए की धारा देखिए, आपका 12 तक पढ़ाई गई थी। अब आइए टीपीए का सेक्शन 13, आपका पूछा भी गया था और लगातार क्वेश्चन बनता भी रहता है और अच्छे से इसको देखना है। आइए पहले कंसेप्ट बनाया जाए। जब भी टीपीए की धारा आप माने पहले को रिलेशन कर लिया जाए। जब भी आप टीपीए की धारा 13 पढ़िए तो इसी के साथ आपका टीपीए की धारा पहले 5 पढ़ना। देखिए क्रम से कैसे पढ़ा जाता है। टीपीए की धारा 5 पढ़ेंगे, फिर टीपीए की धारा 13 पढ़ेंगे, फिर टीपीए की धारा 20 पढ़ेंगे, जेस में पूछा गया था, और फिर टीपीए की धारा हम एक बताएंगे 19। क्यों बताएंगे तो अभी आगे, पहले सेक्शन पहले देखा जाए अनबार्न पर्सन। अनबार्न पर्सन का मतलब क्या हुआ, तब आगे बढ़ा जाए। मैंने टीपीए की ये 4 धाराएं, इसको कहते हैं हम अजात। अजात का मतलब अजन्मा। अजन्मा मतलब अनबार्न पर्सन। अनबार्न का मतलब जो टीपीए में है, चाहे वह गर्भ में आया हो या गर्भ में न आया हो, लेकिन अभी माँ के गर्भ से पैदा न हुआ हो। फिर एक बार देखिए, अनबार्न यानी कि अजात या अजन्मा का मतलब ये होता है कि चाहे वह माँ के गर्भ में आया हो या न आया हो, इससे मतलब नहीं है, लेकिन अभी वह धरती पर नहीं आया है, यानी कि माँ के गर्भ से पैदा नहीं हुआ है। पहले कोरिलेट कुछ कानून कर लिया जाए आपका, तब आपका टीपीए में आया जाए। जो कानून को रिलेट करना है, एक संविधान को रिलेट करना है, दूसरा आईपीसी हम देखेंगे, तीसरा हम देखेंगे सीआरपीसी, फिर आपका हिंदू लॉ और थोड़ा बहुत मुस्लिम लॉ, और इसके बाद आपका जूरिस्प्रूडेंस। 4-5 जगह से कोरिलेट करना है। सबसे पहले हम विधि शास्त्र, एक एक लाइन बस देखना है। विधि शास्त्र में देखते हैं, जो बच्चा अभी गर्भ में है उसका क्या वह लीगल पर्सन या क्या वह लीगल पर्सनालिटी या विधिक व्यक्तित्व रखता है कि नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि क्या वह अपने नाम से मुकदमा कर सकता है कि नहीं। तो आपका जवाब रहेगा नहीं। यानी कि व्यक्तित्व जन्म से शुरू होता है और मृत्यु पर समाप्त हो जाता है। फिर एक बार याद रखें, कोटेशन आ चुका है ये, कि जो पर्सनालिटी होती है
वह कब शुरू होती हैं, जन्म से, और कब समाप्त हो जाती हैं, जब व्यक्ति क्या होता है, मर जाता है। लेकिन अजन्मे के हितों की रक्षा के लिए कानून में तमाम प्रावधान किए गए हैं और आपका जूरिस्प्रूडेंस में भी आपका अजन्मे के हित की रक्षा की गई है और इसके लिए तमाम कानूनों में उसको प्रश्रय दिया गया है। अब आपको कानून देखना है और देखिए 4-5 क्वेश्चन इसी से हम निकालेंगे जो अब लेटेस्ट आए थे जे में। सबसे पहले हम आईपीसी देखते हैं, यानी कि आपका जो अभी गर्भ में बच्चा है उसके लिए कौन सा हम कानून देख रहे हैं, आईपीसी। इस बार यूपीजे में ये क्वेश्चन आया भी था, ये नहीं कि नहीं आया था, और वह आपका देखना है आईपीसी की धारा 299 का एक्सप्लेनेशन नंबर 3, यानी कि भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 299 का स्पष्टीकरण 3 पिछली बार यूपीजे में आया भी था क्वेश्चन। इसमें क्या है, अगर किसी बच्चे का कोई अंग माँ के गर्भ से बाहर आया है तो भले ही वह पूरी तरह न जन्मा हो, इससे मतलब नहीं है। अगर कोई व्यक्ति उसके प्रति ऐसा कार्य करता है जिससे कि उस अजन्मे की या माँ के गर्भ से थोड़ा बहुत जो हिस्सा बाहर आया है तो उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी दशा में इसे 299 में आपराधिक मानव वध माना जाए। यानी कि पूरी तरह पैदा नहीं हुआ, माँ के गर्भ से कुछ हिस्सा क्या निकला है बाहर, और ऐसा कोई कार्य करता है कोई व्यक्ति जिससे वह बच्चा मर जाए, तो ये आपका गर्भपात नहीं कहलाएगा, बल्कि 299 के स्पष्टीकरण किसके अनुसार, 3 के अनुसार क्या माना जाएगा, आपका होमोसाइड, यानी कि आपका 299 में आपराधिक मानव वध आ चुका है। ये अच्छे से याद रखिए। दूसरा नियम देखिए आईपीसी के बाद आपका हम उठा आईपीसी में ही, जहां तक आईपीसी की बात है, आईपीसी में जो ये 400 आपका 12 से शुरू होगा, नहीं आपका 312 से लेकर 318 फिर एक बार देखिए, आईपीसी के सेक्शन 312 से लेकर 318 तक में आपका गर्भपात, बच्चों को आरक्षित छोड़ना इत्यादि के बारे में प्रावधान है। और एक क्वेश्चन आपका एमपी में इधर से पूछा जाता है, 316 से ज़्यादा पूछा जाता है और उसका दृष्टांत पूछा जाता है, कई बार आ चुका है। यानी कि अगर कोई बच्चा माँ के गर्भ में है और ऐसा कुछ करते हैं जिससे कि वह बच्चा मर जाए, तो इसे डेथ या मृत्यु कारित करना नहीं कहेंगे, तो इसे कहेंगे क्या, गर्भपात। भाई मृत्यु नहीं बल्कि क्या होगा, गर्भपात। लेकिन 299 का स्पष्टीकरण 3 भी दिमाग में रखना है कि अगर बच्चे का कोई अंग माँ के गर्भ से क्या आ गया हो बाहर, और ऐसा आप कुछ करते हैं कार्य जिससे कि बच्चे की क्या हो जाती है मृत्यु, तब ये गर्भपात नहीं, ये क्या माना जाएगा, आपराधिक मानव वध। ये हमने आईपीसी में बताया। अब आइए आपका जो अजन्मा है यानी कि माँ के गर्भ में है, उसको आपको हम देखते हैं आपका सीआरपीसी में। देखिए सीआरपीसी की एक धारा कम से कम याद रखिएगा, 416। कौन सी धारा बहुत पूछा जाता है इंटरव्यू में इत्यादि में। अगर कोई महिला गर्भवती है और उसको मृत्यु दंड दिया गया है, तो उच्च न्यायालय उसके मृत्यु दंड को लाइफ इम्प्रिजमेंट या आजीवन कारावास में अब कन्वर्ट करेगा कि कर सकेगा। हाँ भाई आपका देखिए हिंदी में सकेगा लिखा है, इंग्लिश में शैल लिखा है, तो बेरक जब पढ़िएगा तो उसको सुधार कर लीजिएगा, हिंदी में सकेगा है। फिर हम एक बार बता दें,
आपका ये सीआरपीसी में अजन्मे को क्या किया गया, गर्भस्थ की रक्षा। अब आइए इसके बाद आपका जो हमें आपका माने जूरिस्प्रूडेंस हो गया, आईपीसी हो गया, इसके बाद आपका सीआरपीसी हो गया। न्यास अधिनियम में भी प्रावधान है कि अजन्मे के हित के लिए ट्रस्ट का सृजन किया जा सकता है। ये प्रावधान आपका ट्रस्ट एक्ट में भी है, न्यास का सृजन। अब उस सेक्शन नहीं हमें याद है। जहां तक अजन्मे की बात है, एक आपका क्वेश्चन बनता है इंटरव्यू में, सीपीसी में, हिंदू लॉ में जाकर, तब हम बैक होंगे टीपीए। हिंदू लॉ में ये बनता है, ध्यान समझिएगा, अगर कोपार्सनरी या सहदायकी संपत्ति या समासिता संपत्ति, पहले समासिता संपत्ति समझाया जाए तब तो। मान लीजिए ए एक व्यक्ति है, तो आपका इसकी पीढ़ी बनाई जाती है, बीसी पुत्र हो गए, फिर इनके डीई हो गए, यानी कि ऊपर की 3 पीढ़ियों से जो प्रॉपर्टी आ रही है, बस एक लाइन में, ऊपर से कितने पीढ़ियों से 3 पीढ़ियों से, तो हिंदू विधि के तहत उसे कोपार्सनरी प्रॉपर्टी या सहदायकी संपत्ति या समासिता संपत्ति कहते हैं। और ऐसी संपत्ति में जो परिवार का कोई भी सदस्य है वह जन्मतः हित पाता है, यानी कि स्वतः हित पाता है। महिलाओं को ऐसी संपत्ति में हित से बाहर रखा गया था, लेकिन 2005 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 में संशोधन करके और जो पुत्री हैं उनको भी आपका माने पुत्र के बराबर सहदायकी संपत्ति में हिस्सा दिया गया। मैंने बहुत देर नहीं हुई अभी, कितने कब 2005 में, यानी कि महिला आपका पुत्रियों को पुत्र के क्या कर दिया गया, बराबर। जैसे मान लीजिए कोई पुत्री है, विवाह हो गया, तो ये न समझिए कि वो पिता की संपत्ति में हिस्सा नहीं बटा सकती, वह सहदायकी थी और विवाह के बाद भी चाहें तो अपने घर में बंटवारा कराकर आपका हिस्सा ले सकती है। लेकिन पिता के व्यक्तिगत संपत्ति में नहीं जिंदा रहते हुए किस संपत्ति में, आपका सहदायकी, क्योंकि सहदायकी संपत्ति में सबका स्वामित्व होता है, केवल एक का नहीं। तो अजन्मा के बारे में आइए, अगर सहदायकी संपत्ति का बंटवारा हो रहा है यानी कि आपस में, और उस समय कोई शिशु गर्भ में आ गया है, तो अगर वह पैदा होता है बाद में, मैंने जिस समय बंटवारा हो रहा था उस समय कोई बच्चा क्या था, गर्भ में था, ये नहीं कि अस्तित्व में है, वह गर्भ में आ गया था, बाद में पैदा हुआ, तो कानून, बैठिए भाई, तो कानून ये कहता है कि फिर से बंटवारा होगा और उस बच्चे का हिस्सा भी लगाया जाए, या तो उस बच्चे का हिस्सा छोड़कर बांटिए, मैंने उसका भी हिस्सा निकालिए, नहीं तो पैदा हुआ। इसी में सीपीसी में अच्छा क्वेश्चन इंटरव्यू में बनता है कि क्या न्यायालय एक ही मामले में एक से अधिक डिक्री यानी कि आज्ञप्ति पारित कर सकता है, तो आपका जवाब रहेगा कर सकता है। सबसे उत्तम उदाहरण कौन है, तो आपका यही है जो हमने बताया। देखिए, एक से अधिक डिक्री, न्यायालय ने डिक्री या आज्ञप्ति पारित की कि भाई संपत्ति का विभाजन किया जाए और इनको इतना इतना हिस्सा परिवार में दिया जाए। और उसी समय एक जो शिशु था वह गर्भ में आ गया था, मान लीजिए 7 माह बाद पैदा हुआ, तो अब वह भी चूंकि गर्भ में आ चुका था विभाजन के समय, तो उसको भी हक है संपत्ति पाने का। तो अब न्यायालय में फिर जाया जाएगा, कहा जाएगा कि फिर से दूसरी डिक्री पारित करिए ताकि आपका उस बच्चे को भी क्या दिया जा सके, हक। ये आपका मान के चलिए कि एक ही मामले में चौथी डिक्री हो गई, दूसरी। ये सीपीसी में हम बताएंगे उदाहरण, विभाजन का मामला। अब आइए टीपीए में देखा जाए शुद्ध रूप से। जहां तक टीपीए की आपकी बात है,
पहले तो धारा 5 देखिए, धारा 5 क्या कहती है, इसका अपवाद हमें देखना है। और इसके बाद आपका 20 और 19 एक एक करके आप टीपीए में बेरेक्ट न उठाइए। अभी आपका बिना बेरेक्ट के बताया जाए तब बेरेक्ट लास्ट में उठाया जाता है, तब और समझा जाता है। एक एक चीजें देखिए, टीपीए का सेक्शन 5 क्या कहता है ये देखिए। टीपीए के सेक्शन 5 में इंटरवाइवस का सिद्धांत है। मैं बताया था कि लिविंग पर्सन अर्थात संपत्ति का अंतरण एक जीवित व्यक्ति दूसरे जीवित व्यक्ति को करे, या एक जीवित व्यक्ति स्वयं को करे, या एक जीवित व्यक्ति स्वयं को और अन्य को करे। लेकिन जो अंतरण करता है और जो अंतरिती है वह अंतरण के समय जीवित होने चाहिए कि दोनों की नहीं होने चाहिए, बताया गया था जीवित होने चाहिए कि नहीं। और इसी को हम लीगल भाषा में क्या कहते हैं, इंटरवाइवस। भाई तो इंटरवाइवस का सिद्धांत लिविंग पर्सन के बीच ही संपत्ति का क्या होगा, ट्रांस। लेकिन ये विधि का पूर्ण नियम नहीं है। टीपीए की धारा 13, 14 और 16 में इसका एक्सेप्शन या अपवाद दिया गया है। अपवाद का मतलब ये हुआ कि एक पक्षकार तो जीवित रहेगा और एक पक्षकार का भी नामो निशान नहीं। तो आप सबसे पहले हम कौन सी धारा उठाए, 5। 5 में सामान्य नियम, और इस नियम का अपवाद उठाइएगा कौन से, 13। अब 13 पर आइए। टीपीए की जहां तक धारा 13 की बात है, आपका कह सकते हैं, आपका जहां तक 13 की बात है, 13 में आपका जो प्रावधान किया गया है, आपका सबसे पहले जानना है, जो उत्तराखंड ने अच्छा क्वेश्चन इसके पहले जे में बनाया और इस बार क्या बनाया, दोनों हम बताएंगे। यूपी में क्या बना, देखिए, अगर अजन्मे को, पहले तो अजन्मे को संपत्ति के ट्रांसफर के बारे में प्रावधान सेक्शन 13 और 14 में किया गया है। तो आखिर सेक्शन 13 में क्या है, 14 में क्या है, तो पहले सेक्शन 13 देखा जाए और तब हम 14 पढ़ाएंगे। पहले 13, धारा 13 ये कहती है कि अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि किसी अजन्मे को वह संपत्ति दे तो उसकी इच्छा का सम्मान किया जाएगा, लेकिन अजन्मे को डायरेक्ट संपत्ति ट्रांसफर नहीं की जा सकती। यानी कि अब यहाँ दो शब्द आपको याद रखने हैं। अब दे दे कि अजन्मे को अंतरण और अजन्मे के हित के लिए अंतरण, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। यानी कि अगर अजन्मे को कहे, फिर एक बार समझिए, अगर ये कहे कि अजन्मे को संपत्ति का ट्रांसफर किया गया तो सेक्शन आपका ये जो प्रावधान है ये गलत है। धारा 13 अजन्मे को की बात नहीं करती, लेकिन किसकी बात करती है, अजन्मे के लिए को करती हैं कि फार करती हैं कि आप, फार आप नहीं। तो दोनों में अंतर क्या, आप समझिए भाई। देखिए हम दो शब्द पहले लिख रहे हैं, थोड़ा अच्छे समझिए। अगर कहा जाए कि अजन्मे को अंतरण किया गया, इसका अभी हम अजन्मा बताते हैं फिर एक बार, और अजन्मे के लिए अंतरण किया गया, तो दोनों में अंतर है शब्द में। ये आप और ये फार, तो फार सही है और आप क्या है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति किसी अजन्मे को संपत्ति का अंतरण करना चाहता है तो वह सीधे या डायरेक्ट ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन धारा 13 एक उपाय उसके लिए बताती है कि वह एक उपाय करे, यानी कि एक शर्त का पालन करे। अजन्मे को तो डायरेक्ट संपत्ति नहीं दे सकता, लेकिन उसके हित के लिए, यानी कि अजन्मे के लिए, अजन्मे के लिए
संपत्ति का ट्रांसफर कर सकता है, तो अजन्मे को और अजन्मे के लिए में एक उदाहरण पहले देखिए। मान लीजिए ए एक व्यक्ति है और ये चाहता है कि बी का जो पुत्र होगा सी, उसको हम अपना मकान क्या करें, दे। तो धारा 5 देखिए, ये तो भाई रोक लगाती है कि सी, अभी तो जो सी है अभी गर्भ में आया नहीं आया, जन्म लेगा नहीं लेगा, इसकी संभावना ही है केवल कि जन्म लेगा नहीं लेगा। तो कानून ये कहता है कि ए सीधे इस अजन्मे को ट्रांसफर नहीं कर सकता, ये कर नहीं सकता। लेकिन दूसरा शब्द क्या है, अजन्मे के लिए, तो एक की इच्छा का कानून सम्मान करता है और ये कहता है कि कुछ शर्तें हैं, अगर आप अजन्मे सी को संपत्ति देना ही चाहते हैं तो इस शर्त का आप पालन करिए, और इस शर्त का पालन करते हुए अजन्मे को आप संपत्ति दे सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट नहीं दे सकते। तो जो पहला क्वेश्चन आपका बना, आपका कि अजन्मे को कैसे संपत्ति दी जाएगी, तो उसका उदाहरण देखिए सटीक भाषा में। अब ये सी अजन्मा बना दिया जाए। ये चाहता है कि वह अजन्मे सी को संपत्ति का अंतरण करे, तो सीधे कर ही नहीं सकता, ये संभव नहीं। तो धारा 13 एक उपाय बताती है, और वह ये उपाय बताती है कि हे ए, तुम सीधे या डायरेक्ट सी को संपत्ति का अंतरण न करो, लेकिन एक प्रायर इंटरेस्ट, प्रायर इंटरेस्ट मतलब कि पूर्विक हित, पूर्विक हित मतलब सीमित हित, यानी कि तुम किसी अन्य को पहले क्या दो, पूर्विक हित, या इसको हम क्या कहते हैं, सीमित हित दे दो। और ये व्यक्ति जब मर जाएगा तो यहाँ से प्रॉपर्टी किसको मिल जाएगी, सी को। तो अब आपका यहीं आपका पूछा जाता है कि अजन्मे के लिए और को शब्द बताया गया। अब यहीं आगे इसी उदाहरण पर पूरा समझा दिया जाए, जैसे उदाहरण बना है इसी पर धारा 13 समझाया जाए और तब आपका आगे हम बताएं। अब देखिए, अब यहाँ जो आपका क्वेश्चन है मैंने बना है कि अगर अजन्मे के लिए हित का ट्रांसफर करना है तो उसका सबसे उत्तम उपाय कौन है, जो आपका उत्तराखंड बना है। तो भाई पूर्विक हित तो सृजित करना ही पड़ेगा। तो अब यहाँ आप देखिए, जो बी को ए संपत्ति दे रहा है तो यहाँ पूर्विक हित का सृजन कर रहा है, बी को सीमित हित दिया जा रहा है। बी मालिक नहीं हो गया, बी को केवल देख रेख के लिए संपत्ति दी जा रही है। मालिक कौन होगा, सी, लेकिन कब होगा, जब जन्म लेगा। तो अगर मान यानी कि बी के मृत्यु के पहले हर हाल में किसको जन्म ले लेना है, सी को। अगर बी की मृत्यु के पहले यानी कि पूर्विक हित के समाप्त होने के पूर्व आपका पश्चात तो सी जन्म नहीं लेता, तो संपत्ति आपका बैक हो जाएगी, और बैक होकर फिर किसमें वापस आ जाएगी, ए में। फिर एक बार समझिए, यानी कि अगर बी के मृत्यु के पूर्व सी जन्म नहीं लेता तो बी को पूर्ण हित तो दिया नहीं गया था, कैसा हित दिया गया था, सीमित। तो संपत्ति कहाँ आ जाएगी बैक होकर, ए के पास। ए मर गया है तो ए के उत्तराधिकारी के पास। दूसरा नियम देखिए, दूसरा नियम यह है कि सी जन्म लिया लेकिन मरा हुआ लिया, तब भी मान्य नहीं होगा, संपत्ति किसके पास बैक हो जाएगी, ए के पास। सी जन्म लिया, जिंदा जन्म लिया, और जिंदा जन्म लेने के 2 मिनट बाद ही मर गया, तो जैसे ही जिंदा जन्म सी लेगा, अब तुरंत सेक्शन जोड़ दिया जाए भाई, अब सेक्शन भी जोड़ दिया जाए। जब जय, अब आपका जे से लेकर जे हर एक जगह पूछा जा रहा है कि आपका अजन्मा कब हित पाता है, तो बस धारा 20 देखना है कि अजन्मा तब हित पाएगा जब वह क्या ले,
जन्म ले, मरा हुआ कि जीवित, तो कब पाएगा? जन्मतः पाएगा कि जन्म के 4 घंटे बाद पाएगा? हाँ, याद रखिए, जन्मतः। बस अजन्मे को कुछ करना नहीं है, बस उसे जीवित, एक ही काम उसका है कि वह जीवित क्या कर ले? जन्म ले ले। अगला नियम देखिए, अगर सी 2 मिनट जीवित रहा तो धारा 20 कहती है कि अजन्मा सी हित पा जाएगा। अब कैसा हित पाएगा? तो पूर्ण हित पाएगा, तो उसको कानूनी भाषा में देखिए भाई, सही बता रहे हैं, पूर्ण हित। सही है, पूर्ण हित ही पाएगा, लेकिन अब कानूनी भाषा में उसको बोलना है। वेस्टेड इंटरेस्ट या निहित हित, अब कानूनी भाषा में बोलिएगा, अजन्मा कैसा हित पाता है? निहित हित पाता है कि समाश्रित हित? तो क्या मार्क कराएंगे? तो निहित हित पाएगा। यानी कि फिर एक बार 20 बैक करिए, अजन्मा कब हित पाएगा? जब जैसे वह जीवित क्या ले? स्वामित्व मिल जाएगा। लेकिन कैसा हित पाएगा? अर्ध स्वामित्व की पूर्ण स्वामित्व? तो पूर्ण स्वामित्व को हम कहेंगे क्या? निहित हित। तो निहित हित की परिभाषा तुरंत हमें देख लेना है। निहित हित की परिभाषा किस धारा में? 19। इस प्रकार आपकी चारों धाराएं जो कोरिलेट थी वह कम से कम समाप्त हुई। दूसरा नियम देखिए, दूसरा जो अच्छा नियम है आपका, ये नियम है कि आपका अजन्मे के हित के लिए ट्रांसफर करने का तरीका क्या है? तो अजन ये आपका उत्तम तरीका उत्तराखंड जे में पूछा गया, तो हम भी एक उत्तम, दो उत्तम तरीके बताएंगे। यानी कि अजन्मे के हित के लिए अगर कोई व्यक्ति संपत्ति का अंतरण करना चाहता है तो वह दो प्रकार से कर सकता है। लेकिन अभी पूर्विक हित पर हम आएंगे, अब ये नहीं कि समाप्त हो गया। पूर्विक हित का सृजन करके ही करेगा, डायरेक्ट नहीं करेगा। तो पूर्विक हित का सृजन कैसे किया जा सकता है? अब इसका दो तरीका देखिए अच्छे से। आपका यही उत्तराखंड बनाया भी था। पहला आपका न्यास बनाकर, और दूसरा किसी को जीवन हित देकर। जीवन, देखिए अगर यूपी में आ जाए कि पूर्विक हित का सृजन किया जा सकता है, आपका सबसे अच्छा उपाय क्या है? तो इसमें ट्रस्ट माना जाता है। दूसरा क्वेश्चन आ जाए कि पूर्विक हित का सृजन करने के तरीका क्या है, तो पहले न्यास बनाकर किया जा सकता है, और दूसरा तरीका हम क्या लिखे हैं? जीवन। तो दोनों का उदाहरण देखिए भाई, फिर एक बार उदाहरण दोनों पर चलेगा। ए, बी और सी। ए चाहता है कि जो बी का पुत्र सी जन्म लेगा उसे हम क्या दें? ये संपत्ति अंतरण करे, तो को नहीं, डायरेक्ट नहीं कर सकता। यह जरूरी है कि या तो वह न्यास बनाए या बीच में किसी को रखे या जीवन हित दे। तो ए ने क्या काम किया कि जो ये जमीन थी, ए ने इसका न्यास बना दिया, ट्रस्ट, और बी को न्यासी बना दिया, और ये लिख दिया कि जब सी जन्म लेगा तब उसे पूर्ण हक मिलेगा, अवशिष्ट हक मिलेगा। निहित अवशिष्ट हक भी कहते हैं। निहित हक मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा? जब बी मर जाए। तो ऐसी दशा में आपका बी क्या करे? न्यास की संपत्ति बेच दे कि देख रेख केवल करे? क्योंकि दिया किसको गया है? ये तो केवल क्या है? देख रेख करता है, पूर्ण स्वामी नहीं है, याद रखिए। तो इसका मतलब कि न्यास बना दिया जाए, बी को ही न्यासी बना दिया जाए, और जैसे ही सी जन्म लेगा ये न्यास की जो संपत्ति है, ये जो बी जिसका न्यासी था वह तत्काल जन्मतः किस में चली जाएगी? और सी इसका, उसका तत्काल स्वामी हो जाएगा, और कुछ करना नहीं है। पूर्ण स्वामित्व मिलेगा, निहित हित मिलेगा। दूसरा तरीका क्या है? जीवन हित। तो देखिए, ए इस जमीन को ट्रांसफर कर दे बी को, और ये कह दे कि आप जीवन भर के लिए, जब तक आप जिंदा हैं
तब तक इसका प्रयोग करिए और ये जो जमीन जाएगी वह अजन्मे सी को जाएगी, यानी कि जैसे ही सी जन्म लेगा वैसे ही ये जमीन आपसे किस में चली जाएगी, सी में। तो दूसरा तरीका क्या हो गया कि किसी व्यक्ति के फेवर में क्या सृजित करके, जीवन हित। भाई आप जीवन भर यूज करिए, 10 साल यूज करिए, 20 साल यूज करिए, लेकिन बी के मरने के पूर्व हर हाल में किसको जन्म ले लेना है, सी को। अगला नियम अब देखिए, पूर्विक हित पर देखा जाए। जहां तक ये पूर्विक हित किसके पक्ष में सृजित किया जा रहा है, इसको मध्यवर्ती भी कह सकते हैं, मीडिएटर। भाई ये नहीं कि आ जाए कहे कि मध्यवर्ती, इसको पूर्विक हित, सीमित हित, मध्यवर्ती भी हम कह दें तो कोई रोक टोक नहीं है, मीडिएटर है। अब क्या बी पूर्ण स्वामित्व पाया है कि अर्ध स्वामित्व पाया है, तो पूर्ण स्वामित्व बी नहीं पाया है, बी को सीमित स्वामित्व मिला है, क्योंकि बी एक तरह से गार्जियन के टाइप है कि वह उस संपत्ति की देख रेख करे, यूज करे, क्योंकि जैसे ही अजन्मा जन्म लेगा बी से वह संपत्ति किसको मिल जाएगी, अजन्मे को। और अजन्मा कैसा हित पाएगा, पूर्ण या निहित या अवशिष्ट हित। हम बताएंगे, अवशिष्ट बेरेक्ट अभी तोड़ेंगे, अवशिष्ट हित पाएगा ये नियम। अब इसी में केस आया, गिरीश दत्त बनाम दाता दिन का केस आता है। दो केस याद करने हैं, गिरीश दत्त बनाम दाता दिन का केस आता है। अब ध्यान से समझिए इसमें क्या हुआ था। ए ने बी को जीवन भर के लिए संपत्ति का ट्रांसफर किया और ये कहा कि जब अजन्मा कौन, सी जन्म लेगा तो बी से ये संपत्ति किसको चली जाएगी, सी को। तो बी ने क्या काम किया कि वह संपत्ति क्या किया, बेच दिया। तो आप लोग खुद बताइए, क्या बी को बेचने का अधिकार है? तो ये जो विक्रय होगा क्या होगा, शून्य, क्योंकि बी को ऐसा हक नहीं है। यानी कि पूर्व हिताधिकारी या प्रायर इंटरेस्ट या जो सीमित अधिकार जिसको मध्यवर्ती को दिया गया है, वह उस संपत्ति को न तो दान दे सकता है, न बेच सकता है, न विनिमय कर सकता है, क्योंकि वह पूर्ण हक नहीं रखता। वह तो बच्चे के लिए एक गार्जियन के तौर पे है कि संपत्ति क्या करे, देख करे। अब अगला नियम आइए, अगला नियम आपका ये है कि रूल अगेंस्ट डबल पॉसिबिलिटी, यानी कि दोहरी संभावनाओं का विरोधी नियम, या आपका दोहरी संभावनाओं का विरोधी नियम, रूल, इंग्लिश वर्जन जरूर याद रखिएगा, रूल अगेंस्ट डबल पॉसिबिलिटी। अब यहाँ आपका केस पूछा जाता है कि किस वाद में, उत्तराखंड में, इस बार देखिए उत्तराखंड में और यूपी में, फिर एक बार बताया जाए भाई, दो तीन बार बताया जाए। तो इसके पहले वाले जे में उत्तराखंड में ये पूछा गया था कि अजन्मे के लिए अजन्मे के लिए संपत्ति ट्रांसफर करने का सबसे उत्तम उपाय कौन है, तो न्यास बनाकर सबसे उत्तम उपाय। इस बार जो क्वेश्चन बना था रूल अगेंस्ट डबल पॉसिबिलिटी का सिद्धांत आपका किस केस में प्रतिपादित किया गया, तो वीटी, या कहीं कहीं हिरवी भी लिखा है, तो वीटी बनाम माइचल, जरूर याद रखें, वीटी बनाम माइचल के केस में कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया गया, रूल अगेंस्ट परपी, नहीं, रूल अगेंस्ट डबल पॉसिबिलिटी। दोहरी संभावनाओं का नियम नहीं, दोहरी संभावनाओं का विरोधी नियम। अब दोहरी संभावना देखा जाए भाई, और यही आपका भारत और इंग्लैंड में अंतर है। देखिए ध्यान से, भारत में पहले हम देखते हैं, ये आपका मान लीजिए ए बी सी, ध्यान समझिएगा, और एक बना दिया जाए डी, ध्यान से इसको समझिएगा। ए चाहता है कि वह अजन्मे सी को संपत्ति दे,
तो धारा 13 कहती है कि एक मध्यवर्ती रखिए, उसमें संपत्ति वेस्ट करिए और इसके समाप्त होने के बाद संपत्ति किसको जाएगी? अजन्मे को। तो मान लीजिए कि बी को जीवन हित दे दिया। कैसा हित दिया? ए ने। जीवन भर आप यूज करिए, जैसे ही कौन जन्म लेगा? सी। अब ए ने क्या काम किया कि ये कहा कि हे बी, जो पहला अजन्मा सी उत्पन्न होगा उसे भी जीवन हित मिलेगा, और इसके बाद आपका जो पूर्ण हित मिलेगा, निहित हित मिलेगा, चौथे अजन्मे को मिलेगा दूसरे। अब इसको थोड़ा सतर्क होकर समझना है। आप बताइए भाई, धारा 13 में हमने अब तक बताया कि पहले अजन्मे को कैसा हित देना पड़ेगा? आपका जीवन हित की पूर्ण हित। अब तक हमने क्या बताया इतना देर में? पूर्ण हित। तो ये नियम तो विफल मार रहा है। क्यों विफल मार रहा है? क्योंकि पहले अजन्मे को कैसा हित दिया जा रहा है? जीवन भर। और किस अजन्मे को पूर्ण हित दिया जा रहा है? दूसरे। तो कानून ये कहता है कि रूल अगेंस्ट डबल पॉसिबिलिटी, यानी कि कानून पहली संभावना तक तो वैध मानता है अंतरण को, क्योंकि पहली संभावना तो यही है, क्या ये जो पहला अजन्मा है जन्म लेगा कि नहीं? पहली संभावना। यहाँ तक कानून सही मानता है। और कानून धारा 13 कहती है कि इस अजन्मे को आपको सीमित हित नहीं, जीवन हित नहीं, लेकिन पहले अजन्मे को ही कैसा हित देना पड़ेगा? पूर्ण। अगर आपने पहले अजन्मे को कैसा हित दिया? सीमित हित, जीवन हित, और किस अजन्मे को पूर्ण दिया? दूसरे को। तो ये तो दोहरी संभावना हो गई। एक तो पहले अजन्मे का ही जन्म लेना संभव है, माना संभावना है, और आप कहाँ तक पहुंच गए? दूसरी संभावना। तो ये संभावना सही है कि गलत? गलत। और आपको सी को हर हाल में क्या देना पड़ेगा सही अंतरण के लिए? पूर्ण हित, पहले अजन्मे। अगर पहले अजन्मे को सीमित हित दिया जाता है तो अंतरण शून्य होगा। अच्छे से याद रखिए, क्योंकि पहले अजन्मे को हर हाल में धारा 13 के तहत कैसा हित मिलना चाहिए? एब्सोल्यूट। तो यानी कि अब इंग्लैंड में थोड़ा नियम अलग है। इंग्लैंड में नियम ये है कि आप पहले अजन्मे को आप जीवन हित दे सकते हैं, लेकिन दूसरे अजन्मे को आप जीवन हित नहीं दे सकते। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि दोहरी संभावनाओं का विरोधी नियम का मतलब कुल मिलाकर एक लाइन में हुआ कि आप दो संभावनाओं तक कानून गौर नहीं करेगा। पहली संभावना तक मान्य है कानून, आप एक संभावना व्यक्त करिए और पहले अजन्मे को ही एब्सोल्यूट या पूर्ण हक दीजिए। अगर आप ये कहते हैं कि उसका जो पुत्र जन्म लेगा उसको पूर्ण हक मिलेगा, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि ये दोहरी संभावना हो जाएगी। और कानून दोहरी संभावना के पक्ष में है कि विरोध में? विरोध में। तो किस केस में ये आया? यानी कि फिर एक बार देखिए, अब सी का जो पुत्र डी जन्म लेगा वह पूर्ण हक पाएगा, तो ये सही नहीं है, क्योंकि पहले अजन्मे को ही क्या देना पड़ेगा? पूर्ण हक। ये आपका नियम बताया गया। यानी कि आपका गिरीश दत्त बनाम दाता दिन का केस हो गया। दूसरा केस कौन सा याद करके जाएंगे? वीटी बनाम माइचल का केस। कहीं कहीं हिरवी भी दिया है, घबराना नहीं है, माइचल देखते रहिएगा आपका। और तीसरा आइए देखा जाए, अब आपका बेयर एक्ट तोड़ा जाए। सामान्य बातें भाई समाप्त हो गई। अब आपका बेयर एक्ट एक बार तोड़िए। देखिए फिर एक बार भाई उदाहरण और बेयर एक्ट पहले समझ लीजिए। बेयर एक्ट की भूमिका, जहां तक बेयर एक्ट की बात है, बेयर एक्ट में जो बातें बताई गई हैं वह नकारात्मक है। पहली शर्त लगाइए, यानी कि सेक्शन 13 की जो बात दी गई है वह बात आपका पॉजिटिव न होकर निगेटिव है। निगेटिव है इसका मतलब अब तक हमने जो बताया
वह पॉजिटिव वे में बताया, लेकिन एक उदाहरण नकारात्मक भी दिया जाए ताकि बेयर एक्ट भी कवर किया जाए। एक नकारात्मक उदाहरण, अब तक हमने क्या बताया था, सकारात्मक, अब इसी में बना दिया जाए। ए बी को जीवन हित देता है, ठीक है भाई, बी को दे, लेकिन आपका जो अजन्मा सी है, तो आपका अजन्मे सी को तब तक हित नहीं मिलेगा जब तक किसी को पूर्ण हक या निहित हित न दिया जाए, तब तक नहीं मिलेगा। यानी कि आपका नहीं दे दिया, ये नहीं कहा कि कब मिलेगा, कब नहीं मिलेगा, यानी कि नहीं वाला बता दिया गया, जबकि हम अब तक बता रहे थे कि कब मिलेगा। तो देखिए बेयरेट की भाषा, और तब बेयरेट को तोड़ा जाए दृष्टांत। देखिए कह के भाई निकाल लीजिए धारा 13 का बेयरेट, भाई पढ़ाना अब तो पूरा हो ही गया आपका। एक तरह से कहिए कि पूरा जितने नियम कायदे थे लगभग आपका सब बता दिए गए। अब वही बेयर एक्ट को क्या करना है, आपका तोड़कर समझाना है, और तब आपका 14 में आपका रावण आ जाएगा, सीता मैया आ जाएगी, और आपका लक्ष्मण रेखा आ जाएगा, तो ये समाज रावण होगा। और 14 आपका लक्ष्मण रेखा खींची जाएगी स्वामी द्वारा, और जैसे ही सीता लक्ष्मण रेखा को क्या करेगी, पर ये जो समाज है ये क्या करेगा, सीता का हरण। तो 14 में हम बताएंगे अभी सोमवार को, अभी तो पहले 13 हो जाए, क्योंकि एक दो दिन और थोड़ा भाई क्या किया जाए। अच्छा हुआ कि भाई यूपी जे का एग्जाम टल गया, क्योंकि इधर आपका 10-15 दिन से वास्तव में डिस्टर्बेंस है, इसी में आपका बुखार, सर्दी, जुकाम, आपका ठंड लगना, मैंने तमाम समस्याएं आपका आई। लेकिन समस्याओं से हारना नहीं है, पार पाके और सोमवार से और थोड़ा अच्छे से लगना है। एक दो दिन में हम भी खाली हो जाएंगे, अब ज़्यादा नहीं। इसीलिए कल कोचिंग बंद कर रहे हैं कि भाई जो छूटा फुटका काम है अपना जल्दी निपटाया जाए, ताकि नुकसान न हो आगे से। क्योंकि ज़्यादा ये सही बात है कि इधर 10-15 दिन में ज़्यादा लड़कों का नुकसान हुआ। शाम वाली क्लास तो 15 दिन से अधिक से बंद है, तो सोमवार को चलेगी। भाई कई लोग अपना नुकसान भी हमारा हुआ, कई लोग एडमिशन लेने आए, हम मिले ही नहीं। भाई वो भी काम जरूरी है, ये भी काम। अच्छा हुआ कि मई में एग्जाम चला गया प्री का, फरवरी मार्च में होता तो दिक्कत होती। तो देखिए आपका बेयरेट की भाषा देखिए अब क्या कहता है। अजात व्यक्ति के फायदे के लिए अंतरण, तो पहला शब्द हम बताए थे अजात को अंतरण, कि अजात के लिए अंतरण। अब फायदे के लिए कि नुकसान, तो को सही है कि के लिए। को का मतलब डायरेक्ट, और के लिए का मतलब कि बीच में क्या बनाइए। अब तो किसी को समस्या नहीं है को और के लिए में। अगला देखिए, जहाँ की संपत्ति के अंतरण पर उस संपत्ति में कोई हित, भाई हित हम बताए थे, उसी अंतरण द्वारा सृष्ट किसी पूर्विक हित के अध्यधीन ऐसे व्यक्ति के लाभ के लिए जो अंतरण की तारीख को अस्तित्व में न हो। इसका मतलब ये यही हुआ कि कोई व्यक्ति संपत्ति का अंतरण करता है, संपत्ति के अंतरण द्वारा हित का सृजन करता है, बैठिए हो, हित का सृजन करता है, और एक पूर्विक या प्रायर इंटरेस्ट का सृजन करता है। यानी कि बी के पक्ष में कैसा इंटरेस्ट सृजित किया, पूर्विक, तो हम बता चुके हैं पूर्विक माने क्या, पूर्ण हित की सीमित। इसको और क्या कहते हैं, मीडिएटर, यानी कि मध्यवर्ती। अगला देखिए, एकदम नकारात्मक भाषा है, आगे देखिए। हाँ, अब अध्ययन ऐसे व्यक्ति के लाभ के लिए जो अंतरण की तारीख को अस्तित्व में न हो। यानी कि पूर्विक हित का सृजन किया गया, और पूर्विक हित का सृजन ऐसे व्यक्ति के बेनिफिट के लिए किया गया जो अंतरण के समय पर अस्तित्व में है कि अस्तित्व में नहीं है। तो नहीं है मतलब क्या है, अजन्म। भाई नहीं है मतलब क्या है, अजन्म। अब आगे देखिए, सृष्ट किया जाता है, वहाँ ऐसे व्यक्ति के लाभ के लिए सृष्ट हित प्रभावी न होगा।
यानी कि किसके लाभ के लिए हित सृजित किया गया है, सी के। तो अब फिर नकारात्मक भाषा शुरू हो गई। वहाँ ऐसे व्यक्ति के फायदे के लिए जो हित सृजित किया गया है वह प्रभावी नहीं होगा। तो भाई कब प्रभावी होगा और कब प्रभावी नहीं होगा, ये अगले शब्द से डिसाइड होगा। तो बताइए, अगले जो सी यानी कि अजन्मे को हित दिया जाएगा वह कब प्रभावी होगा, कब प्रभावी नहीं होगा, तो आप भी जान लीजिए। जब अजन्मे को निहित हित दिया जाएगा, पूर्ण हित दिया जाएगा, तब वह प्रभावी होगा। और जब अजन्मे को भी कैसा हित दिया जाएगा, सीमित, तो वह प्रभावी। एक अजन्मे को हर हाल में, पहले ही अजन्मे को मैं बता दूं अजन्मा, और कौन सा अजन्मा, पहला ही, कैसा हित देना पड़ेगा, पूर्ण। अब शब्द देखिए सही रहेगा। वहां ऐसे व्यक्ति के लाभ के लिए सृष्ट हित प्रभावी न होगा जब तक कि उसका विस्तार संपत्ति के अंतरक के संपूर्ण अवशिष्ट हित पर न हो। अब हमने बताया संपूर्ण अवशिष्ट हित पर न हो। अवशिष्ट हित का मतलब ये हुआ कि आपका पूर्ण हित। इसका मतलब ये हुआ कि ए ने बी को ये जमीन अंतरित की, लेकिन अपूर्ण रूप से नहीं, कैसा हित दिया, पूर्वी। तो सी को ये जमीन बी के बाद तभी मिलेगी जब ए आपका जो ए आपका सी के पक्ष में जो अंतरण करता है वह आपका आपका अंतरक के संपूर्ण अवशिष्ट हित को करता है। यानी कि संपूर्ण अवशिष्ट हित का मतलब है वो ये हुआ कि ए ने अपने स्वामित्व को किसको दे दिया है, सी को। अगर संपूर्ण, देखिए आपका फिर याद रखिए, जो ये संपूर्ण अवशिष्ट हित लिखा गया है इसका मतलब ये हुआ कि सी को ए ने आपका सीमित हित नहीं दिया। अवशिष्ट संपूर्ण हित का मतलब पूर्ण हित दिया। पूर्ण हित दिया मतलब स्वामित्व दिया। अगर ए इस अजन्मे को सीमित हित या जीवन काल के लिए हित देता है तो धारा 13 कहती है कि ये अंतरण प्रभावी नहीं होगा, इसका कोई मतलब नहीं होगा। तो हर हाल में अजन्मे को क्या मिलना चाहिए, संपूर्ण। अब लीगल भाषा में तैयार रखे, कैसा हित, संपूर्ण अवशिष्ट हित। दूसरी भाषा में हम क्या कहेंगे, निहित हित। तीसरी भाषा में पूर्ण हित, यानी कि आपका पूर्ण हित। तो पहले अजन्मे को पूर्ण हित दिया जाएगा कि दूसरे। अगर पहले को भी सीमित हित दिया जाए, जीवन हित दिया जाए, और ये कहा जाए किसी का जो पुत्र जन्म लेगा उसको पूर्ण हित, तो क्या ये नियम मान्य है? तो ये नियम किस केस में कहा गया कि ये नियम सही नहीं है? तो वीटी बनाम माज्य। तो इस प्रकार आपका जो सेक्शन 13 का सिद्धांत था, जो दृष्टांत है, इसके बाद कई दृष्टांत बता दिए गए हैं। अब ये दिक्कत है कि जो दृष्टांत है वह अभी पॉजिटिव नहीं है, यानी कि जो एलेस्टेशन नीचे दिया गया है वह पॉजिटिव नहीं है, बल्कि क्या है, निगेटिव। यानी कि आपको ये उसमें दिखाया जाएगा कि सी को भी, क्योंकि इस उदाहरण में सीमित हित दिया गया है, अतः ये अंतरण ही शून्य होगा, क्योंकि पहले अजन्मे को कैसा हित देना पड़ेगा, पूर्ण। अब देखिए पूरा उसी में उलझा देगा। उदाहरण में देखिए कैसे उदाहरण बनते हैं। हम तो सीधे बनाते हैं, इसमें काफी उलझा है। देखिए, क उस संपत्ति को जिसका वह स्वामी है। भाई बना लिया जाए, क्योंकि वैसे तो पढ़ेंगे तो आप भी उलझ जाएंगे उदाहरण में। तो क को ए बना लेते हैं। देखिए ए इस मकान का क्या है, मकान ही बना लिया जाए, तो उदाहरण पर सही रहेगा। क उस संपत्ति को जिसका वह स्वामी है। ख को अनुक्रमशः अपने और अपनी आश्रित पत्नी के जीवन पर्यंत के लिए, ठीक है भाई आपका। बी और बी की पत्नी बना लिया जाए, सी। इसको कहता है कि तुम लोग क्या करो, जीवन भर के लिए, ठीक है। आपका
जितने लोग जीवित हैं उनको जीवित हित दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब अजन्मे को देंगे तो कैसा हित देना पड़ेगा? पूर्ण। जीवन हित माने सीमित हित। अगला देखिए, अपने और अपनी आश्रित पत्नी के जीवन पर्यंत के लिए और उत्तरजीवी की मृत्यु के पश्चात आश्रित विवाह के ज्येष्ठ पुत्र के जीवन पर्यंत के लिए। अब कहाँ से आ गया? यानी कि बी तथा सी का जो ज्येष्ठ पुत्र डी होगा वह भी जीवन भर के लिए, तो तुरंत विफल मार गया। क्योंकि जब आप अजन्मे को दे रहे हैं तो अजन्मे को जीवन हित नहीं दे सकते, बल्कि कैसा हित देना पड़ेगा? संपूर्ण अवशिष्ट हित। और इस उदाहरण में जो पहला अजन्मा है उसको कैसा हक दिया जा रहा है? केवल। तो क्या धारा 13 लागू होगी कि नहीं? नहीं। और ये अंतरण ही क्या होगा? लेकिन कब लागू हो जाती? जब इस अजन्मे को कैसा हित ए दे देता? पूर्ण। अब फिर कहा कि डी का जो पुत्र जन्म लेगा कौन सा, इसे कैसा हक मिलेगा? तो ये नियम सही नहीं है, क्योंकि पहले अजन्मे को हर हाल में पूर्ण हित ही मिलना चाहिए। पूरा उदाहरण समाप्त किया जाए भाई, अभी बीच में ही रह गया, उसके आगे हम बता दिए लेकिन पढ़ाए नहीं। देखिए एक बार बेरेक पढ़ दिया जाए। हाँ, ज्येष्ठ पुत्र के जीवन पर्यंत के लिए और उसकी मृत्यु के पश्चात क के दूसरे पुत्र के लिए न्यास के रूप में सृजित करता है। तो भाई आपने पहले ही नियम का उल्लंघन कर दिया, क्योंकि जो अजन्मा पहले जन्म लेगा ज्येष्ठ पुत्र, आप उसी को देंगे। अब ये नहीं कि ज्येष्ठ पुत्र के बाद दूसरे पुत्र को पूर्ण हक मिलेगा। यानी कि पहले अजन्मे को, लास्ट लाइन, अगर पूर्ण हक नहीं दिया गया तो वह धारा 13 वहां लागू नहीं हो। हर हाल में पहले अजन्मे को क्या देना पड़ेगा? पूर्ण। अगर पहले अजन्मे को ही सीमित हक दिया गया और कहा गया कि इसका पुत्र या भाई होगा उसको पूर्ण हक दिया जाएगा, तो ये रूल अगेंस्ट आपका डबल पॉसिबिलिटी माना जाएगा और ये नियम धारा 13 में मान्य नहीं। और ये किस केस में आया? वीटी बनाम माई। तो इस प्रकार आपका कल परसों अभी क्लास बंद रहेगी भाई। आपको सूचना दी जाती है सोमवार को जो शेड्यूल रहेगा पहले पीरियड में सीपी से ही अब चलाया जाए ताकि खींचे। दूसरे पीरियड में टीपीए और तीसरे में साम्या लिखवाई जाएगी। भले 4-5 दिन लग जाए आपका, जब तक लिखवाने का कार्यक्रम पूरा न उसके बाद। टाइमिंग 9 बजे, क्योंकि इंग्लिश भी। हाँ भाई, सोमवार से इंग्लिश भी नया बैच शुरू होगा। जिनको पढ़ना हो सुबह 8 से 9 चलेगा। अजय सर से जिनको पढ़ना है तो सुबह 8 बजे से 9 बजे तक। अभी उनको भी ठंड लग गई थी, वो भी दवा खा के बिस्तर पे हैं। 1-2 दिन में सही हो जाएंगे। तो सोमवार से आपका सुबह 8 से 9 इंग्लिश चलेगी, 9